हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण की पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न व्याख्या सहित के 3 वीडियो हमने पढ़े थे। ये हम चौथा पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें विकारी और अविकारी प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। संज्ञा से अव्यय तक जितने प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, व्याख्या सहित उनका अध्ययन हम कर रहे हैं। चौथा पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें 94 प्रश्न से अध्ययन करेंगे। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर है डी, 3 प्रकार के। क्रिया के उस रूपांतर को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है, ज्ञान होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, क्रम अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता है, इनमें से किसके अनुसार क्रिया के पुरुष, वचन आदि आए हैं। इसके आधार पर वाच्य के 3 प्रकार होते हैं: कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। तो क्रिया के जिस रूपांतर से इस बात का बोध होता है, ज्ञान होता है कि वाक्य में जो कर्ता, कर्म और भाव हैं, इनमें से किसकी प्रधानता है, जिसकी प्रधानता है उसी के आधार पर वाच्य के 3 भेद होते हैं। कर्ता प्रधान है तो कर्तृवाच्य, क्रम प्रधान है तो क्रमवाच्य, और भाव प्रधान है तो भाववाच्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारी है जो बदलता नहीं है? तो सी, अचानक। दिए गए शब्दों में अचानक शब्द अविकारी या अव्यय शब्द है। वस्तुतः रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। गाय जातिवाचक संज्ञा, तुम्हारा मध्यम पुरुष सर्वनाम का संबंधबोधक रूप तथा सीता व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। तो अचानक अव्यय या अविकारी शब्द है जो बदलता नहीं है, और ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न है, आजकल मौसम बदलने लगा है, रेखांकित पद का पद परिचय होगा। सही उत्तर है सी। आजकल कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द है और बदलने लगा है क्रिया का विशेषण है। आजकल मौसम बदलने लगा है वाक्य में रेखांकित पद कालवाचक क्रिया विशेषण है, जबकि बदलने लगा है क्रिया का विशेषण है। तो आजकल कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न है, कृदंत शब्द यानी कृत प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है? सही उत्तर है डी, खिलाड़ी। कृदंत शब्द यानी कृत प्रत्यय का उदाहरण खिलाड़ी है। क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं और उनके मेल से बने शब्द को कृदंत कहते हैं। ये प्रत्यय क्रिया या धातु को नया रूप देते हैं। कि कोई भी धातु या कोई भी क्रिया शब्द है, उसके बाद में यदि कोई प्रत्यय जोड़ा जाता है तो उस प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं, और कृत प्रत्यय लगने के बाद में जो नए शब्द का निर्माण होता है उसे कृदंत शब्द कहते हैं। जैसे कि अक प्रत्यय है, लेखक, गायक, नायक और पाठक। अक प्रत्यय जुड़ा है तो किसी क्रिया शब्द या धातु के बाद में जो प्रत्यय जुड़ता है उसको कृत प्रत्यय कहते हैं, और कृत प्रत्यय जुड़ने के बाद में जो नया शब्द बनता है उसको कृदंत शब्द कहते हैं। तो जैसे लेखक, गायक, नायक, पाठक, ये सभी कृदंत शब्द हैं क्योंकि कृत प्रत्यय जुड़ा है इनके बाद में। तो जिस शब्द के कृत प्रत्यय जुड़कर के निर्माण होता है उनको कृदंत शब्द कहते हैं। जैसे अक से बन गया और अक्कड़ प्रत्यय है, ये भी कृत प्रत्यय है। बुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़, ये कृदंत शब्द हैं क्योंकि कृत प्रत्यय से बने हुए हैं। आग प्रत्यय, तैराक और लड़ाक, ये कृदंत शब्द हैं। कृत प्रत्यय के 2 रूप होते हैं, विकारी कृत प्रत्यय और अविकारी कृत प्रत्यय। विकारी कृत प्रत्यय ऐसे कृत प्रत्यय जिससे शुद्ध संज्ञा या विशेषण बनते हैं उनको विकारी कृत प्रत्यय कहते हैं। अविकारी कृत प्रत्यय ऐसा कृत प्रत्यय जिनसे क्रिया मूलक विशेषण या अव्यय बनते हैं। तो क्रिया शब्द व किसी धातु के बाद में जो प्रत्यय लगता है उसको कृत प्रत्यय कहते हैं, और कृत प्रत्यय लगने के बाद में जो नया शब्द बनता है उसको कृदंत शब्द कहते हैं।
और कृत प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, जिनसे संज्ञा और विशेषण शुद्ध शब्द बन जाते हैं उनको विकारी कृत प्रत्यय कहते हैं, और जिनसे क्रिया मूलक विशेषण या अव्यय शब्द बनते हैं उनको अविकारी कृत प्रत्यय कहते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिया के मूल को कहते हैं धातु। ये सही है। क्रिया का मूल धातु है। धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु दो प्रकार की होती है, मूल धातु और यौगिक धातु। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको धातु कहते हैं, और व्युत्पत्ति या शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु भी दो प्रकार की होती है, एक होती है मूल धातु और एक होती है यौगिक धातु। वाक्य में अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब शब्द को ही पद कहते हैं, तब पद कहलाते हैं। पद अर्थ संकेतित करता है और शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों ही हो सकते हैं। कोई भी वाक्य से बाहर यदि वर्णों का समूह है जिसका कोई अर्थ निकल रहा है उसको हम शब्द कहेंगे, लेकिन उस शब्द को ही जब हम वाक्य में अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध बना देते हैं तो उसे शब्द न कह करके उसे पद कहते हैं। पद अर्थ संकेत करता है, लेकिन शब्द अर्थ संकेत भी करता है और कई बार अर्थ भी नहीं देता है। शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक जिसका कोई अर्थ निकले और निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं निकले। तो शब्द सार्थक भी होते हैं और निरर्थक भी होते हैं, लेकिन जो पद होते हैं वे सार्थक होते हैं, पद का अवश्य अर्थ निकलता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध सूचित हो उसे या उस रूप को कारक कहते हैं। वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम है और उनका जैसा रूप है और उस रूप से क्रिया के साथ उनका कैसा संबंध है, उस संबंध को ही कारक कहते हैं। तो वाक्य में संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। अगला प्रश्न है, लड़का किताब पढ़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? सही उत्तर है डी, कर्ता कर्म और क्रिया। लड़का कर्ता है, किताब कर्म है और पढ़ रहा है क्रिया है। लड़का किताब पढ़ रहा है, वाक्य में कर्ता कर्म और क्रिया पदबंध है। डॉक्टर हरदेव बाहरी के विचार है कि वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर यानी आपस में संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं उसे पदबंध या उसे वाक्यांश कहते हैं। तो पदबंध या वाक्यांश किसको कहते हैं? वाक्यांश वाक्य धन अंश, वाक्य का जो भाग होता है, अंश होता है, उसको ही पदबंध कहते हैं। तो डॉक्टर हरदेव बाहरी कहते हैं कि वाक्य का वह भाग जिसमें एक से अधिक पद आपस में जुड़कर के अर्थ तो देते हैं लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते हैं, ऐसे शब्दों के समूह को हम वाक्यांश या पदबंध कहते हैं। पदबंध के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। पदबंध के तीन भेद होते हैं, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध और क्रिया पदबंध। संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं? वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला पद समूह संज्ञा पदबंध कहलाता है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री, गोली से घायल बच्चे, मिट्टी का तेल। तो पदबंध या वाक्यांश के तीन भेद होते हैं, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध और क्रिया पदबंध। संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं? कि वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला जो पद समूह होता है उसको संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री, इन शब्दों के समूह के बारे में, इन पदों के समूह के बारे में पूछ लिया जाए कि कैसा पदबंध है, तो भारत के प्रधानमंत्री, इन पदों के समूह को हम संज्ञा पदबंध कहेंगे। सर्वनाम पदबंध, सर्वनाम का काम करने वाला पद समूह सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। जैसे मुझ अभागे ने देव का मारा वह आदि, ये सर्वनाम पदबंध है। तो वाक्य में सर्वनाम का काम करने वाला जो पदों का समूह होता है उस पदों के समूह को ही सर्वनाम पदबंध कहते हैं। क्रिया पदबंध, क्रिया का काम देने वाला पद समूह क्रिया पदबंध कहलाता है। जैसे लौटकर कहने लगा जाता रहता था। तो क्रिया पदबंध किसे कहते हैं? क्रिया का
अर्थ देने वाला जो पद समूह होता है उस पद समूह को ही क्रिया पदबंध कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी है। इसमें कौन सा सर्वनाम का भेद है? सही उत्तर है सी, संबंधवाचक। दिए गए वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है यह और वह, ये आपस में संबंध का बोध करवा रहे हैं, तो यहां पर संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। फूल जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। फूल जातिवाचक संज्ञा का विकल्प है। फूल शब्द से संपूर्ण फूल जाति का बोध होता है, जबकि रामायण में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, परिवार में समूहवाचक है और तेल में द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो फूल जातिवाचक है, रामायण व्यक्तिवाचक है, तेल द्रव्यवाचक, परिवार समूहवाचक। अगला 102वां प्रश्न है, सर्वनाम पदबंध विकल्प छाटिए। बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम पदबंध है? तो ए, बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने, ये सर्वनाम पदबंध है। सर्वनाम पदबंध किसे कहेंगे? पदों का वह समूह जो सर्वनाम का बोध करा रहा हो। वाक्य में सर्वनाम का कार्य करने वाले पदबंध को सर्वनाम पदबंध कहते हैं। दिए गए वाक्य में बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने, ये पदबंध सर्वनाम का कार्य करा है, अतः ये सर्वनाम पदबंध है। अगला प्रश्न है कि इसमें क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? क्रिया विशेषण का भेद छाटना है। रामलीला का मंचन वहां हो रहा है, वहां हो रहा है, कहां हो रहा है? स्थान का बोध करा रहा है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इसमें दिए गए वाक्य में वहां हो रहा है से स्थान का बोध हो रहा है, अतः यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। यहां, कहां, जहां, तहां, सामने, नीचे, ऊपर, भीतर, दूर, पास, अंदर, इधर, उधर आदि स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में पद कितने प्रकार के होते हैं? तो सही उत्तर है डी, हिंदी में पद 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। हिंदी में 5 प्रकार के पद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। अगला प्रश्न है, विशेषण का भेद छाटना है। वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है, तो इसमें सही उत्तर है सी, सार्वनामिक विशेषण है। वह आदमी, संज्ञा के पहले यदि सर्वनाम आ रहा है तो वहां पर जो वह है ये सर्वनाम न होकर के विशेषण है, और सर्वनाम से बने हुए विशेषण को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो वह सार्वनामिक विशेषण है। दिए गए वाक्य में वह संज्ञा आदमी के पहले आकर संज्ञा की विशेषता को बतला रहा है, अतः यह सर्वनाम न होकर के सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जो संज्ञा से पहले प्रयोग होकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। तो ए, कातर। कातर भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अमीरी, क्रोध, सच्चाई भाववाचक संज्ञाएं हैं, कातर भाववाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि कातर एक विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न है 107, निम्न वाक्य में कोष्टक में दिए गए पदों का परिचय दीजिए। यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया था। जिसे जो शब्द है इसका पद परिचय यहां पर पूछा गया कि जिसे शब्द क्या है, तो सही उत्तर है ए, संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसे शब्द है इस संबंधवाचक सर्वनाम है, इसमें संबंध का बोध हो रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा का विकल्प शीतल नहीं है, शीतल में भाववाचक संज्ञा नहीं है। मित्रता, शैतानी,
भ्रातृत्व भाववाचक संज्ञाएं हैं क्योंकि इनमें से किसी न किसी भाव अवस्था दशा का बोध हो रहा है। शीतल भाववाचक संज्ञा नहीं होकर के शीतल शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप बनेगा शीतलता। तो शीतलता भाववाचक संज्ञा शब्द है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? क्रिया का भेद छांटना है। हम कुली से बोझ उठवाते हैं, कौन सी क्रिया इस वाक्य में? तो सही है प्रेरणार्थक, खुद काम नहीं करके दूसरे से करवा रहे हैं। दिए गए वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, तो इस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है। 110वां प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो द्रव्यवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। तो सी दाल, दाल द्रव्यवाचक है, दाल द्रव्यवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा तीन प्रकार की होती है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा तीन प्रकार की होती है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा पांच प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि जिस संज्ञा से माप या तौल का बोध हो उसे द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। कि जिस संज्ञा शब्द से माप तौल का बोध होता है उन शब्दों को द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे ठोस पदार्थ सोना, चांदी, तांबा और लोहा द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। द्रव पदार्थ तेल, पानी, दाल, दही, घी ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। और गैसीय पदार्थ धुआं, ऑक्सीजन द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि भाववाचक संज्ञा का भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। तो सिलाई, भ्रातृत्व, दानवता ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, लेकिन शुद्ध ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। शुद्ध भाववाचक संज्ञा का विकल्प सही नहीं है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के पांच भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। कि जो शब्द किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, भाव, दशा, स्थिति, आकार, अवस्था, स्वभाव आदि का ज्ञान कराते हैं उनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, कालिमा। कुछ भाववाचक संज्ञाएं स्वतंत्र होती है तो कुछ अन्य शब्दों की सहायता से बनती हैं। सिलाई, भ्रातृत्व, दानवता में भाववाचक संज्ञा है। तो ये कुछ भाववाचक संज्ञाओं के यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। कुछ भाववाचक संज्ञाएं होती है वो स्वतंत्र होती हैं और कुछ शब्दों की सहायता से निर्माण होता है। 112वां प्रश्न है कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का विकल्प सही कौन सा है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है तो सही उत्तर है डी, आप। आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। आप जो सर्वनाम है ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है मैं, हम लोग, मैंने, हमने, हमारा, मेरा, मुझको। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम तू, तुम, आप, तुम लोग, तुम्हें और तुमको मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यह, वह, वे, उस, उनकी, उनसे, उसको, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। मेरे ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मेरे में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसकी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है और वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगला प्रश्न है विशेषण का भेद छांटना है। मुझे खाना बनाने के लिए थोड़ा सा सामान चाहिए। जो थोड़ा सा शब्द है ये विशेषण शब्द है, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? तो सही विकल्प है सी, परिमाणवाचक विशेषण। थोड़ा सा सामान चाहिए। अब सामान क्या है हम उसको गिन नहीं सकते, तो सामान को गिन नहीं सकते हैं।
जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते हैं, जिन वस्तुओं को हम गिन नहीं सकते हैं, वे परिमाणवाचक विशेषण में आती हैं। तो थोड़ा सा सामान चाहिए, परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। मुझे खाना बनाने के लिए थोड़ा सा सामान चाहिए, इसमें परिमाणवाचक विशेषण है। विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। वैसे विशेषण के 5 भेद माने जाते हैं। एक व्यक्ति वाचक विशेषण और माना जाता है। विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह वह कोई व्यक्ति, कुछ लाभ, जो पुस्तक, कौन, मनुष्य आदि सार्वनामिक विशेषण है। तो यदि कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर के उस संज्ञा की विशेषता बताता है तो वह सर्वनाम नहीं होकर के सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। दूसरा विशेषण है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, लाल, गोल, पतला, अगला, ऊंचा, भला, सुंदर आदि गुणवाचक हैं। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? कि जो विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराते हैं उन विशेषण शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1, 2, 4, आधा, पौना, तिगुना, चौगुना आदि संख्यावाचक विशेषण है। जो विशेषण शब्द किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उनको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा, नाप, तौल का ज्ञान हो वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा, बहुत, 3 मीटर। यानी जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की नाप, तौल का या मात्रा का ज्ञान कराते हैं उनको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, विशेषण का भेद कौन सा है? हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं, विद्यार्थियों को हम गिन सकते हैं तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होगा। तो सही उत्तर है बी, संख्यावाचक। 200 विद्यार्थी निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, अतः संख्यावाचक विशेषण होगा। ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उनको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उनको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। सर्वनाम का भेद कौन सा है? वह फिर प्रथम आया है। वह सर्वनाम शब्द है तो कौन सा सर्वनाम शब्द है? सी, निश्चयवाचक। वह फिर प्रथम आया है तो वह सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम है। दिए गए वाक्य में वह शब्द में निश्चित व्यक्ति का संकेत मिल रहा है, अतः वह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध हो वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। यानी जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं तो उनको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। भाववाचक संज्ञा का विकल्प भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है तो बी, धीर, ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। दिए गए विकल्प में धीर शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। शेष अन्य विकल्प जैसे कांति, चौड़ाई, नीलिमा शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध करा रहे हैं तो ये तीनों शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं, लेकिन धीर भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न है, अव्यय पदबंध बताना है, कौन सा है? अपने सामान के साथ वह चला गया तो इसका सही उत्तर है डी, के साथ। यहाँ पर जो वाक्य में के साथ है ये अव्यय पदबंध है। के साथ अव्यय पदबंध है। वह पदबंध जो वाक्य में अव्यय का कार्य करे वह अव्यय पदबंध कहलाता है। इस पदबंध का अंतिम शब्द अव्यय होगा, अतः दिए गए वाक्य में के साथ अव्यय पदबंध है। और हमारे इस पार्ट का ये अंतिम प्रश्न है 18वां, जिसमें विशेषण का भेद पूछा गया है। विशेषण का कौन सा भेद है? मैं ताजा फल लाया हूं, तो यहाँ पर गुण बताया गया है तो गुणवाचक विशेषण है। दिए गए वाक्य में ताजा शब्द फल के गुण का बोध करा रहा है, अतः यह गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने पिछली परीक्षा में पूछे गए
प्रश्नों का एक चौथा पार्ट पढ़ा है, जो कि संज्ञा से अवेतक शब्द के विकार के आधार पर दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक जो भेद होते हैं, उनसे संबंधित पिछली परीक्षा में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उनके बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं व्याख्या सहित। साथियों, अपने दोस्तों को जो कि तैयारी कर रहे हैं और उनकी परीक्षा में यदि हिंदी का सिलेबस जोड़ा गया है तो उनको अवश्य ही इसकी जानकारी दें। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें। चैनल से जुड़े रहें। यदि जुड़ नहीं रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बेस्ट ऑफ लक।